आज मैं आपको 2009 की एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर फ़िल्म दिखाऊँगा जिसका नाम है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न क्लाइड एक टिंकरर है। उनकी बेटी ने उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके लिए एक ब्रेसलेट बनाया और अब वह अपनी माँ के लिए भी एक ब्रेसलेट बना रही है। क्लाइड की पत्नी उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। जब वह ऐसा करता है तो वह नीचे गिर जाता है और 2 चोर घर में प्रवेश करते हैं। वे क्लाइड के हाथ बाँध देते हैं और घर लूट लेते हैं। चोरों में से एक डार्बी कहता है, आप भाग्य से नहीं लड़ सकते और क्लाइड को चाकू मार देता है। डार्बी का साथी रूपर्ट बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल चुप रहने के लिए कहा जाता है। क्लाइड को अपनी पत्नी के बलात्कार और हत्या का गवाह बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जब उसकी छोटी बेटी वहां आती है तो वह भी इस भाग्य से मुक्त नहीं रहती। कैरियर दिमाग वाले अभियोजक निक अपने सहयोगी से क्लाइड मामले के बारे में बात करते हैं। मामला कल रात हाथ से निकल गया क्योंकि एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अपराध स्थल से लिया गया डीएनए अस्वीकार्य है। उन्होंने मामले की सुनवाई के बजाय समझौता करने का फैसला किया। वह कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं और कह रहे हैं, कुछ न्याय मिलना बिल्कुल न्याय न मिलने से बेहतर है। निक क्लाइड से मिलता है जो उसे नोट्स देता है जो उसके विचार से केस में मदद कर सकते हैं। निक ने नोट्स एक तरफ रख दिए और कहा कि डार्बी रूपर्ट के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो गई है, जिसे उसकी गवाही के कारण मौत की सज़ा मिलेगी। डार्बी को 5 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई जाएगी। क्लाइड, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से आहत है, अविश्वास में है। वह निक से सौदा न करने की विनती करता है, लेकिन यह पहले ही तय हो चुका है। न्याय प्रणाली इसी तरह काम करती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। निक कहते हैं कि यह उनके लिए जीत है, मानो वे क्लाइड के चेहरे पे थूक रहे हों। अदालत कक्ष में पूरी घटना को ऐसे पेश किया गया मानो रूपर्ट ही मुख्य अपराधी हो। डार्बी चुपचाप निक की पत्नी का मजाक उड़ाता है, जैसे कि वह अगली है और याचिका समझौते पर हस्ताक्षर करती है। बाहर निक प्रेस को फैसले के बारे में एक बयान देता है और डार्बी व्यंग्यात्मक रूप से उसे अपने पक्ष में रहने के लिए धन्यवाद देता है। जब सिस्टम काम करता है तो अच्छा लगता है। निक दूर से देखता है, अभी भी हैरान है कि सब कुछ कितना अनुचित है। काम पर एक कठिन दिन के बाद निक अपनी पत्नी केली के पास घर आता है और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए वह अपनी पत्नी के पेट में अपनी बेटी से बात करता है। 10 साल बाद निक की बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन वह पहले की तरह ही व्यस्त है। एक बार फिर उसे स्कूल में अपनी बेटी के गायन कार्यक्रम को छोड़ना पड़ता है और केली इस बात से दुखी है कि वह अपने काम के कारण अपनी बेटी के जीवन की इतनी उपेक्षा कर रहा है। आज वह दिन है जब रूपर्ट को घातक इंजेक्शन देकर मौत की सज़ा दी जानी है और निक अपनी सहकर्मी सारा के साथ मौजूद है। वह अपनी बेटी के गायन के बजाय फांसी की सज़ा का गवाह बनता है। रूपर्ट के अंतिम शब्द हैं कि वह क्लाइड के परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। यह बात सारा और निक को अच्छी नहीं लगती। रूपर्ट को 3 दवाओं का इंजेक्शन दिया गया जो एक विशिष्ट क्रम में दी गई। बिना दर्द के मरने की बजाय वह दर्द से कांपने और चीखने लगता है और एक दर्दनाक मौत मर जाता है। वाह, क्या शानदार शो था। वार्डन बताते हैं कि वे उस आदमी की पीड़ा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक पुलिसकर्मी आता है और अभियोजकों को एक बोतल थमाता है जिस पर लिखा होता है, भाग्य से नहीं लड़ सकते। निक इस वाक्यांश को पहचानता है और पुलिस डार्बी की जांच करती है और उसका ठिकाना ढूंढती है। डार्बी के यहाँ जो आटा सूंघ रहा है उसे एक कॉल आती है। आवाज़ धीमी है और उसके बारे में जानने लायक सब कुछ बता देती है। डार्बी पागल हो जाता है। आवाज़ उसे खिड़की से बाहर देखने को कहती है। वह देखता है कि पुलिस हर तरफ से उसकी ओर आ रही है। डार्बी बाहर निकलता है और पुलिसकारों पर कुछ गोलियां चलाता है। उसे एक और कॉल आती है जिसमें दबी हुई आवाज़ में कहा जाता है कि अगर वह जेल से बाहर रहना चाहता है तो उसे बंदूक छोड़नी होगी और परित्यक्त फैक्ट्री की ओर जाना होगा। डार्बी वैसा ही करता है जैसा उसे कहा जाता है। सौभाग्य से रास्ते में उसे एक अधिकारी अपनी कार में सोता हुआ मिलता है। वह गाड़ी में घुसता है, उसकी बंदूक पकड़ लेता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। वे एक सुनसान स्थान पर रुकते हैं। डार्बी उसे बाहर खींचता है और उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले डार्बी एक फ़ोन कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसका बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद क्लाइड था। डार्बी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक ट्रैप गन है। इसके बजाय उसे एक लकवाग्रस्त सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन वह होश में रहता है। दूसरे शब्दों में, डार्बी हिल नहीं सकता, लेकिन वह सब कुछ महसूस करता है। क्लाइड फिर उसे अपने गोदाम में रोक लेता है और डार्बी से कहता है कि उसे ऐसा दर्द महसूस होगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने अपनी मृत्यु को यथासंभव लंबे समय तक टालने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं।
यातना शुरू करने से पहले क्लाइड उसे बताता है कि वह जानता है कि असहाय होना कैसा होता है, जैसा कि वह 10 साल पहले था। आप भाग्य से नहीं लड़ सकते। वह रिकॉर्डिंग शुरू करता है और डार्बी के टुकड़े-टुकड़े करना शुरू कर देता है। निक और सारा घातक इंजेक्शन के साथ छेड़छाड़ पर चर्चा करते हैं। निक को लगता है कि डार्बी का इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि उसके पास इसे अंजाम देने के लिए दिमाग नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस को डार्बी के 25 टुकड़े मिले। वे निक को इस विभत्स दृश्य के बारे में सूचित करते हैं। सारा को एहसास होता है कि एकमात्र व्यक्ति जिसके पास मकसद है वह है क्लाइड। उन्होंने हाल के वर्षों में अपनी सारी संपत्तियां बेच दी हैं और विचित्र स्थानों पर संपत्तियां खरीदी हैं। वह उस गोदाम का भी मालिक है जहां डार्बी पाया गया था। पुलिस ब्रिगेड क्लाइड के घर की ओर जा रही है, जो सायरन की आवाज़ सुनकर शांति से अपने कपड़े उतार रहा है। वे उसके घर को घेर लेते हैं और क्लाइड उनका गर्मजोशी से लेकिन नग्न अवस्था में स्वागत करता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कार की ओर जाते समय वह निक को धमकी भरी नज़रों से देखता है। क्लाइड के स्थान पर उन्हें कानून की किताबें और अखबार का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिस पर निक और डार्बी हाथ मिलाते हैं। उन्होंने क्लाइड को जेल के पूछताछ कक्ष में हथकड़ी लगा दी है। दुर्भाग्य से उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वे केवल कबूलनामे की उम्मीद कर सकते हैं। निक की बेटी को उसकी प्रस्तुति की रिकॉर्डिंग मिलती है और वह अपनी माँ से उसे देखने की विनती करती है, लेकिन वह ये कहकर मना कर देती है कि वे इसे उसके पिता के साथ देखेंगे। निक की बेटी चुपचाप डीवीडी लगा देती है। यह उसका गायन नहीं है, बल्कि क्लाइड द्वारा डार्बी को काटना है। निक क्लाइड का सामना करता है। वह लाइव फीड बंद कर देता है और एक छोटा सा नाटक करता है जैसे क्लाइड ने सही काम किया हो। क्लाइड ने घुमावदार तरीके से कबूल किया कि वह डार्बी और रूपर्ट को मारना चाहता था और वह बार बार ये सोच रहा था कि उन्हें कैसे मारा जाए। निक इसे अपना कबूलनामा मानता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन क्लाइड उसे रोक देता है। सावधानीपूर्वक निक की दैनिक दिनचर्या समझाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। हालांकि निक कहता है कि वे यहाँ समाप्त कर चुके हैं। क्लाइड का कहना है कि उसने जो कुछ भी उसे बताया वह अस्वीकार्य है, क्योंकि उसने कभी सीधे तौर पर नहीं कहा कि उसने किसी को मारा है और वह जानता है कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। भले ही डार्बी क्लाइड के गोदाम में मृत पाया गया था, क्लाइड देश भर में कई संपत्तियों का मालिक है और कह सकता है कि यह एक सेटअप था। निक कहते हैं कि वे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, ये इस बारे में है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। क्लाइड का कहना है कि अगर निक उसके लिए कुछ कर सके तो वह अपना पूरा इकबालिया बयान दे देगा। क्लाइड एक बिस्तर चाहता है और निक का अहंकार उस पर हावी हो जाता है। नहीं नहीं, निक के पर्यवेक्षक जोनास ने उसे सौदा न करने के लिए डांटा। जब कोई सबूत ना हो तो गद्दे के लिए कबूलनामा बहुत अच्छा है। निक का दृढ़ विश्वास है कि क्लाइड उनके साथ खेल रहा है। जोनास एक बार फिर उसे सौदा करने की सलाह देता है। क्लाइड को वो गद्दा मिल जाता है जो वह चाहता था। जेल में पहले से ही कोई उस पर नजर गड़ाए बैठा है। वार्डन क्लाइड के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करता है। अदालत कक्ष में निक क्लाइड को जमानत देने से इनकार करने की गुहार लगाता है। अपने बचाव में वह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक होने का दावा करता है और निक के पास उसे बिना जमानत के हिरासत में रखने के लिए सबूत का एक टुकड़ा भी नहीं है। जज क्लाइड से सहमत होने के लिए इच्छुक है। निक का कहना है कि क्लाइड अपना पूरा इकबालिया बयान देने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस समय क्लाइड ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और कहा कि वह एक हत्यारे को कुछ मीठी बातें कहने के बाद ही जाने देगी। क्या यह सच है? हर कोई हैरान है क्योंकि बाहर निकाले जाने से पहले वह जज को गुमराह करने के लिए कई बार डांटता है। जमानत अस्वीकृत। बाद में पूछताछ कक्ष में क्लाइड ने उस टेप का वर्णन किया जो उसने उसे भेजा था। अच्छाई बुराई पर विजय पाती है और जैसा कि वादा किया गया था, उसने स्वीकार किया कि टेप में वह था। वो आगे कहता है कि उसे एक और कबूलनामा करना है, लेकिन बदले में उसे कुछ चाहिए। निक उसकी बकवास सुनकर थक गया है। क्लाइड ने बताया कि वह जेल में दोपहर के भोजन के लिए 20 ऑन्स का मीडियम रेयर स्टेक और एक आईपॉड चाहता है। निक के जाने से पहले क्लाइड उसे बिल रेनॉल्ड्स के जीवन की बात कबूलने की पेशकश करता है। बिल डार्बी का वकील था। निक वापस आता है और सारा कहती है कि बिल 3 दिन से लापता है। क्लाइड कैमरे में निक को संबोधित करते हुए कहता है कि अगर वह बिल को जिंदा रखना चाहता है तो उसे कल ठीक 8 बजे उसकी मांगें पूरी करनी होंगी। अगले दिन उन्हें स्टेक जेल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन दोपहर 8 बजे से 5 मिनट पहले वार्डन अभियोजकों की दोबारा जांच करने का फैसला करता है। जब वे भोजन लेकर क्लाइड के पास पहुंचते हैं तो वे 8 मिनट देर से पहुंचते हैं। वह फिर भी शांत रहता है और उन्हें बिल का ठिकाना बताता है।
वह उन्हें यह भी बताता है कि दोपहर 1 बजे की नियुक्ति उसके लिए नहीं बल्कि बिल के लिए थी, इसलिए उन्हें जल्दी करना चाहिए। निक हेलीकॉप्टर की ओर भागता है और वे घटनास्थल के लिए उड़ान भरते हैं, जबकि क्लाइड अपने आईपॉड को सुनता है और अपने सेलमेट के साथ स्टेक का आनंद लेता है जिसने उसे धमकी दी थी। वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये सब क्लाइड का नाटक है जो स्टेक से टी-बोन निकालने के पीछे था। वह संगीत चालू कर देता है और अपने सेलमेट को ध्यान बंटाने के लिए कंट्रोलर दे देता है, जबकि वह उसकी गर्दन पर चाकू घोंप देता है। गार्ड क्लाइड की कोठरी में आते हैं और वार्डन क्रोधित हो जाता है। निक ने बिल को ऑक्सीजन मास्क के साथ दफन पाया है। वह मर चुका है। जेल से वहां पहुंचने में उन्हें 15 मिनट लगे। इसलिए अगर क्लाइड को समय पर दोपहर का भोजन मिल जाता तो बिल अभी भी जीवित होता। निक को सारा से एक संदेश मिलता है जिसमें बताया जाता है कि क्लाइड ने अपने सेलमेट की हत्या कर दी है और वार्डन उसे एकांतवास में ले जा रहा है। निक क्लाइड से उसके एकांत कारावास में मिलने जाता है और पूछता है कि इन सभी लोगों को मारने का क्या मतलब है। क्लाइड सभी लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहता है। निक क्लाइड को अपनी बेटी का ब्रेसलेट देता है और पूछता है कि क्या उसका परिवार उनके नाम पर बदला लेने पर गर्व करेगा, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, वे मर चुकी हैं। निक और जोनास एक सरकारी अधिकारी से मिलते हैं जिसके पास क्लाइड के बारे में अधिक जानकारी है। उनका कहना है कि क्लाइड एक जन्मजात रणनीतिज्ञ है जो लोगों को उनके साथ एक ही कमरे में मौजूद हुए बिना ही मार देता है। यदि क्लाइड जेल में है तो इसका मतलब है कि वह वहां रहना चाहता था। जिस सेलमेट को उसने मारा वह यादृच्छिक नहीं था। यह एक मोहरा है जिसे बोर्ड से हटा दिया गया था और वह सुझाव देता है कि वे अगले टुकड़े की तलाश करें। अधिकारी निक को बताता है कि क्लाइड को रोकने का एकमात्र तरीका उसके सेल में जाना और उसके सिर में गोली मारना है, क्योंकि अन्यथा वह उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि वह अपने परिवार के मामले में शामिल हर किसी को निशाना बना रहा है। जाते समय वह कहता है, यदि क्लाइड तुम्हें मरना चाहता है तो तुम मर जाओ। इस जानकारी के साथ निक और जोनास जज के पास आते हैं और क्लाइड के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुलाकात को प्रतिबंधित करने के लिए कहते हैं। वह सहमत हो जाती है और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है। उसका सेल फोन बजता है और जब वो जवाब देती है तो फोन फट जाता है। वह हैरान है। निक जेल के पूछताछ कक्ष में क्लाइड से मिलने जाता है। वह उससे उसके साथी के बारे में पूछता है और इस बदले का उद्देश्य क्या है। क्लाइड क्रोधित हो जाता है क्योंकि निक अभी भी नहीं समझ पाया है कि ये सब क्या है। अगर उसे बदला चाहिए होता तो उसने पिछले 10 सालों में अपने परिवार का कत्लेआम कर दिया होता। क्लाइड निक को एक आखिरी मौका देता है। उसे सुबह 6 बजे तक रिहा कर दो वरना सभी मर जाएंगे। क्लाइड को कई गार्डों द्वारा अधिकतम एकांतवास में ले जाया जाता है। निक और सारा एक जेल में मिलते हैं जहां वे दस्तावेजों की जांच करते हैं ताकि कोई सुराग मिल सके कि बाहर से क्लाइड की मदद कौन कर रहा है, लेकिन असफल रहते हैं। सारा को संदेह होने लगता है कि क्या उस समय डर्बी के साथ सौदा करने का उनका फैसला सही था। निक ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा ही था। डीए स्टाफ सुबह 6 बजे तक रहता है। फिर निक सभी को आराम करने के लिए घर भेज देता है। जब सारा अपनी कार स्टार्ट करती है तो कारों में लगे बम फट जाते हैं जिससे सारा सहित सभी लोग मारे जाते हैं। चूंकि क्लाइड अभी भी कैद में है, निक को यकीन है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। 6 अधिकारी मारे गए हैं। निक और जोनास मेयर से मिलते हैं जो कल्पना नहीं कर सकते कि एक गिरफ्तार व्यक्ति इतना नुकसान कैसे कर सकता है। वह 2 सुरक्षा गार्ड नियुक्त करती है। निक अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजता है और इसे छुट्टी कहता है। कोई क्रेडिट कार्ड या सेल फोन नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे उनका स्थान पता चल सके। जब निक वापस अंदर आता है तो उसे फ्रेम किया हुआ अखबार का लेख दिखाई देता है जिसका मतलब है कि कोई उसके घर में आया था। वापस जेल में क्लाइड को टहलने के लिए बाहर जाने दिया जाता है और निक और जासूस उसका स्वागत करते हैं। गुस्से में निक ने क्लाइड की पिटाई कर दी जिसने केवल इतना कहा कि यह अच्छा है कि वह गुस्से में है, वह बस गर्म हो रहा है। जासूस बंदूक खींचता है लेकिन निक उसे रोक देता है। क्लाइड का कहना है कि निक जो कुछ देखने जा रहा है वह बाइबल से लिया गया होगा। सारा के अंतिम संस्कार में जोन्स सोचता है कि उन्होंने यह खुद पर लाया है, लेकिन निक अभी भी मानता है कि उन्होंने सही काम किया, लेकिन वह खुद पर संदेह करने लगा है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, काले कपड़े पहने एक आदमी मशीन गन, ईएमपी और रॉकेट लॉन्चर से लैस एक सैन्य ड्रोन को नियंत्रित कर रहा होता है। वह कारों को निष्क्रिय कर देता है और वे रुक जाती हैं। जोनास की कार टैंक रोधी गोलियों से छलनी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोनास का खात्मा हो जाए, वह कार को उड़ा देता है।
महापौर को विश्वास नहीं हो रहा है कि निक ने ये सब इतने लंबे समय तक चलने दिया। वह उसे नौकरी से निकालना चाहती है, लेकिन अपने ऊपर मीडिया का दबाव कम करने के लिए वह उसे नया जिला अटॉर्नी नियुक्त कर देती है। फिलाडेल्फिया के मेयर ने पूरे शहर को बंद करने का आपातकालीन आदेश जारी किया है। शहर में किसी को भी बिना रोक-टोक घूमने की इजाज़त नहीं है। निक को सारा के संपर्क से एक ईमेल प्राप्त होता है। यह क्लाइड द्वारा खरीदी गई अचल संपत्ति के बारे में है। वह पिछले 10 वर्षों में फिलाडेल्फिया में बेची गई सभी संपत्तियों का पता लगाता है और उनकी राशि की तुलना करता है। निक को पता चलता है कि क्लाइड के पास जेल से ज़्यादा दूर नहीं एक छोटा-सा गैराज है। वह और जासूस गैराज की जांच करने के लिए मिलते हैं। उन्हें फर्श में एक छेद मिलता है। ये एक सुरंग है जिसे क्लाइड ने खोदा था, जो सीधे जेल के नीचे जाती है। क्लाइड ने हर एक सेल में प्रवेश किया, इसीलिए उसने अपने सेलमेट को मार डाला, यही उसकी योजना थी। जासूस क्लाइड की कोठरी की जांच करता है, लेकिन वह वहां नहीं होता। चौकीदार का वेश धारण करके क्लाइड सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हल्की जांच के बाद सिटी हॉल में प्रवेश करता है। जासूस और निक को पता चलता है कि क्लाइड ने हर जगह कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ तक कि निक के घर में भी। और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बारे में वॉन क्लेसेविट्ज का एक उद्धरण है। इस मामले में सिटी हॉल। क्लाइड ने मेयर को मारने के लिए नैपल्म बम लगाया, जो जल्द ही एक सुरक्षा बैठक आयोजित करने वाले हैं। निक और जासूस जल्द ही आते हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए ताकि क्लाइड को पता न चले कि वे उस पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम के ठीक नीचे 5वीं मंजिल पर क्लाइड की गाड़ी देखी। उन्हें एक सूटकेस मिलता है जिस पे उन्हें संदेह होता है कि वह बम है। बम निरोधक दस्ते का आदमी सूटकेस खोलता है और कहता है कि बम सेल फोन से सक्रिय होता है और किसी भी समय फट सकता है। क्लाइड के गोदाम की निगरानी करने के लिए नियुक्त कुछ एजेंटों ने उसे आते हुए देखा और निक को सूचित किया। क्लाइड सुरंग में अपने उपकरणों के पास जाता है और बैठक शुरू होते हुए देखता है। वह अपना सेल फोन पकड़ता है और अपने सेल के पास चढ़ जाता है। अपने सेल में क्लाइड निक से चौंक जाता है। उसके पास एक बंदूक है और वह क्लाइड से सही काम करने के लिए कहता है, जिससे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। क्लाइड पूछता है कि क्या वह यहाँ एक आखिरी सौदा करने आया है। निक का कहना है कि आखिरकार उसे वह बात पता चल गई है जो क्लाइड उसे बताने की कोशिश कर रहा था। मैं हथियारों के साथ सौदा नहीं करता। निक उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसके साथ उसे जीवन भर जीना होगा। क्लाइड ने खेद व्यक्त किया और उस नंबर पर कॉल किया। निक वहां से चला जाता है और कहता है कि उसके शेष जीवन से उसका मतलब लगभग 25 सेकंड था, जब जासूस उसकी सुरंग का दरवाज़ा बंद कर देता है। निक ने बम वाला सूटकेस क्लाइड के बिस्तर के नीचे रख दिया है। इससे पहले कि उसका सेल आग की लपटों में घिर जाए और उड़ जाए, वह आखिरी बार अपनी बेटी के ब्रेसलेट को देखता है। अंत। देखने के लिए धन्यवाद।